से मूव करती है कि इसके जो एंड्स हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। मतलब अगर इसको इधर की तरफ हम खींचने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, तो ये जो इसका ये वाला एंड है, ये बी वाला जो एंड है, ये एक्स एक्सिस को टच करता चलेगा। ठीक है, तो ये ए जो है ये भी इसको टच, मतलब ये हमेशा दोनों एक्सिस को टच करती हुई चलेगी। इस तरफ भी खींचेंगे तो ये जो बी वाली जो लेंथ है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो ये वाली हाइट जो है ये बढ़ती जाएगी। ऐसे है, हमेशा टच करेगी दोनों एक्सिस को। फिर इन्होंने ना ये कहा है कि डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द रॉड पर, ये जो रॉड ए बी है इस पर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर पी है, ये पॉइंट पी है, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। तो रॉड का जो एंड एक्स एक्सिस से टच कर रहा है वो कौन सा है? बी। ए बी क्या है? रॉड है। रॉड का एंड जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो बी है, तो बी से ये पॉइंट पी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो आप समझ जाइए ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ए से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि मुझे इस पॉइंट पी का लोकस बताना है। तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो पॉइंट पी का लोकस किस तरीके से हम बता पाएंगे, ये देखना जरा। हम यहाँ पर डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। हाँ, डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। लेकिन जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे। हाँ। है ना, तो मुझे पॉइंट पी जो है, मुझे पॉइंट पी का लोकस बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लो यहाँ पर। लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, और ये ओरिजिन है PQ on OX. Let us drop a perpendicular PQ on OX. Let us drop a perpendicular PQ on OX and another perpendicular PR on OY as shown. एक ये परपेंडिकुलर हो गया PQ on OX, और एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ से PR on OY। ठीक है, हाँ जी बताइए सर। एक बार ये क्वेश्चन शुरू से बता देंगे सर, कोई प्रॉब्लम आ गई थी कनेक्टिविटी और। बता रहा हूँ। हमने ये बोला कि यहाँ पर एक रॉड दे रखी है, एक रॉड है जिसकी लेंथ दे रखी है टोटल 12 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला कि रॉड कुछ इस तरह से है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब ये इसकी पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और ये रॉड जो है ये वाई एक्सिस को भी और एक्स एक्सिस को भी दोनों को टच कर रही है। इस तरह से ये रखी हुई है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रही है। इट इज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस होता है एक्सिस की प्लूरल फॉर्म, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ये टच कर रही है। अब देखिएगा कि इसको हम कैसे भी मूव करते रहे, मान लीजिए इस बी पॉइंट को मैं ऐसे यहाँ से खींचने लगूँ तो ये वाली लेंथ ओ से लेकर बी तक वाली लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो ओ ए है, ये वाली जो हाइट है ये कम हो जाएगी। तो या फिर मैं इसको इधर पुश करने लगूँ तो ये ओ से बी तक वाली जो लेंथ है ये कम हो जाएगी, लेकिन ये हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन इन्होंने ये बोला कि कैसे भी आप इसको मूव करें, रॉड को इधर मूव करो या इधर मूव करो, लेकिन इसके दोनों एंड्स, एक एंड एक्स एक्सिस को और एक एंड वाई एक्सिस को परमानेंटली टच करता रहे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ या ऐसे मूव कर रहा हूँ, मतलब मैं बी वाले को ऐसे खींच रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, दोनों ही केसेस में हमें इसका पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे। तो मैं पॉइंट पी का मेरे को लोकस बताना है इसमें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा
कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैपिटल P बी x, y। तो मैंने P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए बेटा क्या, x, y। तो ये x क्या होगा, ये O से लेकर Q तक का जो लेंथ है ये तो हो जाएगा x, ठीक है। और ये वाला जो लेंथ है ये तो x हो जाएगा x, और यहाँ से यहाँ तक वाली जो ये हाइट है, ये जो हाइट है ये हो जाएगी y, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि क्लियरली एंगल APR इज इक्वल टू PBQ इज इक्वल टू थीटा से, और रीजन में आप लिखिएगा corresponding angles। तो इस वाले एंगल को आप थीटा मान लीजिए, और इस वाले एंगल, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, क्योंकि ये जब परपेंडिकुलर है तो ये तो परपेंडिकुलर है ही, है ना। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस वाले ट्रायंगल में निकालूंगा कॉस थीटा की वैल्यू, और इस वाले ट्रायंगल में निकालूंगा साइन थीटा की वैल्यू। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा, ऊपर वाले में कॉस थीटा आराम से निकाला जा सकता है, नीचे वाले में साइन थीटा। अभी बताता हूँ, 1 मिनट वेट करें। ठीक है। अब आप ये देखो कि जैसे मैं इस वाले की बात करता हूँ, ऊपर वाले ट्राइंगल की, तो ARP ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे R से लेकर P तक वाली लेंथ जो x है ये मेरे पास है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ है यानी कि हाइपोटेन्यूज ये है मेरे पास, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है मेरे पास, तो इस वजह से मैं ARP ट्राइंगल में cos थीटा निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये कहेंगे इन ट्राइंगल ARP cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि RP अपॉन AP। तो cos थीटा इज इक्वल टू ये जो RP है ये कितना हो गया x अपॉन जो ये AP है ये कितना हो गया 9, तो x अपॉन 9, ठीक है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर आप ये कहें
दूसरा राइट ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू बी, इन ट्राइंगल पी क्यू बी ट्राइंगल में थीटा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप ये देखिए थीटा के सामने वाली साइड जो पी क्यू है इसकी हाइट y ये मेरे पास है, और 90 के सामने वाला जो हाइपोटेन्यूज है 3 है मेरे पास। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा निकालना है यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी बी, पी क्यू अपॉन पी बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू कितना है y और पी बी कितना है 3, y अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। ये करिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और इसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका राइट हैंड साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x अपॉन 9 का स्क्वायर, और इसका राइट हैंड साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y अपॉन 3 का स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P। ठीक, ये हमको करना था। सभी को क्लियर? तो ये क्या बन गया, अगर देखो गौर से तो ये एलिप्स बन गया, समझ रहे? चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। तो इन्होंने क्या दिया, क्वेश्चन 6 में देखिएगा, गिवन पैराबोला is x square is equal to 12y। तो जब x स्क्वायर होता है और इधर y वाला टर्म होता है, तो ये कौन सा वाला पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y होता तो यही पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला होता। ठीक है, तो इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाना जरूरी है। हाँ, डायग्राम बनाकर खुद को क्लैरिटी आ जाती है कि क्वेश्चन में मुझे करना चाहिए, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। अभी ये इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो आप cos थीटा sin थीटा बिना डायग्राम के कैसे निकाल पाते हैं? इसमें भी ऐसे ही है, देखना अभी। ये पैराबोला हो गया। इस पैराबोला को हमने क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। फिर इन्होंने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स क्या है पैराबोला का, ये जिस जगह पर ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर रहा है वो वर्टेक्स कहलाता है। तो ये हो गया O। O के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। अच्छा, अब अगर लेटेस्ट वेक्टर की बात करूं तो लेटेस्ट वेक्टर क्या होता है, ये इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये होता है बेटा लेटेस्ट वेक्टर। और लेटेस्ट वेक्टर की टोटल लेंथ कितनी होती है, लेटेस्ट वेक्टर की टोटल लेंथ होती है 4a होती है उसकी टोटल लेंथ। तो आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर length of latest rectum is 4a
that is on comparing x square is equal to 12y with x square is equal to 4ay, 4a is equal to 12 या a is equal to 3। तो आप ये देखिए 4a is equal to 12 हो गया, तो 4a is equal to 12 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ 12 हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ क्या हो जाएगी 6, और यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ 6। इसका मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बताइए जरा। मैंने कहा है वर्टेक्स को एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम से ज्वाइन करना है, तो आप क्या करिए कि ये तो O है, इस पॉइंट को बोलो A, इस पॉइंट को बोलो B, तो ये कहेंगे कि on substituting x is equal to 6 in the equation of the parabola x square is equal to 12y है, तो x की वैल्यू 6 डाल दो यहाँ, 6 का स्क्वायर is equal to 12y, 36 is equal to 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो y is equal to 3 आ गया, y is equal to 3 आ गया, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 6, 3। तो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस तो 6 हो गया, और ये जो y है ये वाली हाइट है, यहाँ से यहाँ तक वाली हाइट, तो ये 6, 3, तो ये a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -6, 3। अब आप o से a को ज्वाइन कर लो और ऐसे ही o से b को ज्वाइन कर लो, इतना आ गया हमारे पास, बस बहुत है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो है दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो हाफ बेस इनटू हाइट कर लो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, तो बेस कितना हो गया 12 और हाइट कितनी हो गई 3, ऐसे निकालो। पूरे ट्रायंगल का निकालना है ना, तो पूरा बेस लेंगे, पूरा 12, तो आप ये कहेंगे एरिया नहीं, फिर वो हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी ना पहले, अगर पूरी करेंगे तो देखो ये है ना, अच्छा ये हो गया, ये तो 90 डिग्री है, तो ये पूरा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ बेस कितना हो गया AB और इनटू हाइट कितनी हो गई, इसको आप ABC बोल दो इस पॉइंट को, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई AB कितना है बेटा 12 और OC कितना है 3, तो 2 6 जा 12, 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट्स। देखना एक बार आंसर 18 स्क्वायर यूनिट्स, इसका यही होना चाहिए। यही है, ठीक है। चलिए जी अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ इधर से। क्वेश्चन 7 में ये बोल रहे हैं, a man running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter। ये ना कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन 9th क्लास में पता नहीं सिलेबस में था या नहीं था, मालूम नहीं, 11th क्लास में था। तो कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये कहता है कि जो न्यूटन है, न्यूटन ने तो ये कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं
वो सन के चारों तरफ जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन केपलर ने ये कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि उनका एरिया स्वेप्ट हमेशा अलग अलग 2 पॉइंट्स का हमेशा इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये ना एलिप्स की बात हो रही है। यहाँ पर आप एक एलिप्स बना दो, जब भी वो ये कहें कि कोई 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से इक्वल डिस्टेंस रहता है, जो सम ऑफ द डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो आप समझ लेना कि वो एलिप्स की बात हो रही है। इसको बोल दो y डैश x और x डैश। ये आपने एलिप्स बना लिया, और एलिप्स के हमेशा ना 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पर और एक फोकस यहाँ पर, ठीक है। ये जो टोटल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक वाली, ये जो पूरी की पूरी लेंथ होती है, ये लेंथ होती है इधर भी a इधर भी a, तो ये टोटल लेंथ होती है बेटा 2a, ठीक है। ये पहला फोकस है, तो इसको आप बोल दो f1, इसको बोल दो f2। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -ae, 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस का ae, 0। e होता है यहाँ इसेंट्रिसिटी, e की वैल्यू क्या होती है बताएंगे, 1 - b² अपॉन a² का अंडर रूट, ये e की वैल्यू होती है। तो इन्होंने ये बोला, a man running a race course notes that the sum of the distances from the 2 flag posts, तो ये फ्लैग पोस्ट है, यहाँ पर 2 झंडे लगा रखे हैं, फ्लैग पोस्ट है। तो यहाँ से अगर वो आदमी यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा कि whenever the sum of distances from 2 fixed points is constant, then the shape of the path is an ellipse. Is an ellipse. और एक और चीज होती है वो ये कि ये जो कांस्टेंट फिक्स्ड डिस्टेंस होता है ये 2a के इक्वल होता है, ये भी होता है इसमें। इसको नोट करके लिखना, क्योंकि ये हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा था, जो मैं अब चीज आपको बता रहा हूं कि एंड this constant value is always equal to 2a, is always equal to 2a, twice of major axis, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो वो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के इक्वल है। इसी तरह से कहीं और पर ले लो पॉइंट, चाहे यहाँ ले लो, तो इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये भी हमेशा आपका 10 ही निकलेगा। तो इन्होंने ये बोला कि ये हमेशा 10 रहेगा, तो 2a इज इक्वल टू 10। ये नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि और किसी क्वेश्चन में भी नहीं है, ना मेन एक्सरसाइज में ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये नोट करना है, 2a इज इक्वल टू 10, तो 2 1 2, 2 5 10, a is equal to आ गया 5. Also it is given that
the distance between the two flag posts, the distance between the two flag posts is 8 मीटर। दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी 8 मीटर है। तो ये कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? AE, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी AE है। ये बीच वाला पॉइंट क्या है? O, यानी कि ओरिजिन। तो AE प्लस AE कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ AE। तो ट्वाइस ऑफ AE इज इक्वल टू 8 दे रखा है, 2 4 जा 8। A की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू E इज इक्वल टू 4। E इज इक्वल टू 4/5। अब E का फॉर्मूला डालो यहाँ पर, अंडर रूट 1 माइनस b² a² इज इक्वल टू 4/5। ये अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। Squaring both sides, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर अंडर रूट है, ये हट जाएगा। ये हो गया 1 माइनस b² इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर। 1 माइनस b कितना है? b तो मुझे पता नहीं, कैलकुलेट करना है। 1 माइनस b² कितना? 5 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या है? 16, और 5 का स्क्वायर क्या है? 25। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 25 माइनस b² अपॉन 25 इज इक्वल टू 16/25। 25 से 25 कट गया, 25 इधर 16 इधर, 25 माइनस 16 माइनस b² इधर इज इक्वल टू b²। तो b² इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 हो गया। तो b इज इक्वल टू +-3। खैर, मुझे b इज इक्वल टू b की वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे तो b² से मतलब है। तो हम ये कहेंगे क्लियरली द इक्वेशन ऑफ दिस रेस कोर्स। ये रेस कोर्स कौन सी शेप का है? एलिप्स की शेप का। क्लियरली द इक्वेशन ऑफ दिस रेस कोर्स इज x² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। मतलब x² a कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y² b कितना है? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हो गया? x² प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। बताइए बेटा, समझ में आ गया? हर्षिता क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन 7 के बाद में अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड क्वेश्चन 8 में है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। तो एक पैराबोला बना लो, y² इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो हमने क्या करा कि एक ये
पैराबोला जो था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। ये हो गया O, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, ये A और ये B है ना। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ बतानी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि तीनों जो लेंथ है वो तीनों की तीनों लेंथ ना इक्वल होगी। तीनों लेंथ इक्वल होगी तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को P मान लो। तो आप ये कहिए कि ये वाली जो लेंथ है ना ये K होगी, यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये K होगी, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो let the coordinates of capital A, B, K, Y। फिर हमारा जो कैपिटल A है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, K, Y। तो आप लिखें K, Y will satisfy the equation of this parabola। Will satisfy the equation of this parabola। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें x की जगह डाल दो k और y की जगह y की डाल दीजिए बस। 4ak, it implies that y is equal to plus minus 2 under root ak। ये क्लियर है, 2 अंडर रूट ए के। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो a है इस a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, k, 2 अंडर रूट ए के, और ये जो b है b के कोऑर्डिनेट्स हो गए k, -2 अंडर रूट ए के। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि आप इसमें से किसी भी एक साइड की लेंथ निकाल दीजिए। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ तो इक्वली होगी, सेम ही होगी सारी की सारी लेंथ्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, या तो मैं ए बी की वैल्यू निकालूं, है ना। तो ये तो के की टर्म्स में आ जाएगी ना, और हम इसको किस तरह से करें, तो इसका एरिया अगर निकालें ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। उसमें तो बोला था कि वो जो है आपका एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होगा। ठीक, और यहाँ पर बस ये बोला है कि पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस टाइप है। हाँ, तो मैं इसको दो तरीके से निकाल सकता हूँ। या तो मैं ये कहूँ कि मैं इसका एक तो k की वैल्यू आ जाए ना तो बात बन जाएगी। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ दो तरीके से, एक तो हाफ बेस इनटू हाइट करके निकाला जा सकता है, तो उसमें मुझे फिर ये वाली लेंथ चाहिए होगी। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 रूट ए के, तो यहाँ तक वाली हाइट होगी, और 2 रूट ए के यहाँ वाली, तो 4 रूट ए के हो जाएगा। बेस हो गया और हाइट हो गया के स्क्वायर आ जाएगा, इधर तो के स्क्वायर आ गया, और दूसरा रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, वो साइड का स्क्वायर, तो वहाँ से भी रूट 3/4 1/2, तो के की वैल्यू निकल सकती है क्या। एक काम करते हैं,
एरिया निकालते हैं पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, देखते हैं पता नहीं सही होगा या नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है ओ पी। तो हाफ इंटू ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वाली हाइट कितनी है 2 रूट ए के, और यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ है वो भी 2 रूट ए के, माइनस तो इसका कोऑर्डिनेट क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव साइन लगाया है। ये हो गया 4 रूट ए के मल्टीप्लाइड बाई के, 2 2 ज़ा 4, तो 2 के रूट ए के। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ऑल्सो since triangle OAB is an equilateral triangle, so area of triangle OAB is equal to root 3 by 4 into side का square इज इक्वल टू रूट 3 by 4 इंटू, भाई साइड क्या हो जाएगी, साइड इसकी कैसे निकलेगी, जैसे ये ए पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, तो ए ओ निकाल लो, बी ओ निकाल लो या ए बी निकाल लो, तीनों एक ही बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसकी साइड क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर। मैं इधर कर देता हूँ ए ओ डिस्टेंस फॉर्मूला से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए ओ का स्क्वायर, तो ए ओ इज इक्वल टू अंडर रूट के माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए के माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट ए के का स्क्वायर हो गया ए के। हाँ ठीक है, ए हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए रूट 3 by 4 इंटू, अब इस ए का स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो गया के स्क्वायर प्लस 4 ए के, ठीक है। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। हमारा टारगेट क्या है कि हम जो है के की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए की वैल्यू नहीं निकालनी, ए फॉर एप्पल, ए की वैल्यू नहीं निकालनी, के की निकालनी है, क्योंकि ए की टर्म्स में आंसर आ सकता है। यहाँ दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ए तो मुझे गिवन है, तो मैं ए की टर्म्स में निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेट 1 और 2 दोनों ही एरिया है, इक्वेट 1 और 2, तो 2k अंडर रूट ए के is equal to root 3 by 4 k square plus 4ak, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। सही करा है मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है, चलो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक काम करो, ये है ना 2k अंडर रूट ए के इज इक्वल टू रूट 3 by 4, इधर से k निकालो कॉमन, ये बच जाएगा k प्लस 4a, k से k काट दो, ठीक है। अब करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4 और रूट AK का स्क्वायर हो गया AK, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और K प्लस 4A का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 4AK इंटू 16, इस 16 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 3 इंटू K स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर क्या हो गया 16A स्क्वायर प्लस 2 इंटू K इंटू 4A क्या हो गया 8AK। चलिए जी, 16 4 जा 64 AK इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस 48A स्क्वायर प्लस 24AK। सही है। अब देखो 3K स्क्वायर प्लस 48A स्क्वायर प्लस 24AK माइनस 64AK इज इक्वल टू 0। 3K स्क्वायर 24 माइनस 64 कितना हो जाएगा 40। इसको माइनस का 40AK यहाँ बीच में लिखो, माइनस का 40AK प्लस 48A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों करा, इसको बीच में इस वजह से लिखा है क्योंकि ये जो K है, K हमारा अननोन है और बाकी जो A वाली टर्म है ये तो समझ लीजिए गिवन है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 को अगर 48 में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो ये टर्म होती है शुरुआत वाली, इसको कांस्टेंट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा जाता है। तो 3 इंटू 48 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 2 144 आ गया 40। अब 40 को स्प्लिट करना है कि 144 आ जाए उसका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 144, एक तो होता है 12 12 ज़ा 144, तो ये भी नहीं हो रहा है 40। एक 16 9 ज़ा होता है 144, ये भी 40 नहीं हो रहा है। और क्या होता है 48 3 ज़ा है, वो भी नहीं है। और बताओ क्या हो सकता है। नहीं बन रहा क्या? वन 144 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करा जाए तो 72 हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 36 4 ज़ा ये भी 144 होता है। तो क्या करेंगे 3K स्क्वायर माइनस 36AK माइनस 4AK करके देखो, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, तो माइनस 36AK माइनस 4AK प्लस 48A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन लूंगा 3K, तो यहाँ बचा K माइनस 12A सॉरी K माइनस 12A। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं 4A, तो इधर बचेगा K माइनस 4 12 ज़ा K माइनस 12A इज इक्वल टू 0। तो K इज इक्वल टू या 3K माइनस 4A है, तो K इज इक्वल टू आ गया 4A/3 या तो ये, और K इज इक्वल टू आ गया 12A, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे लेंथ निकालनी है साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो OA निकाल कर देखो, √K स्क्वायर प्लस 4AK। तो K को अगर मैं 12A ले लूं तो 12A का स्क्वायर प्लस 4A इंटू 12A
144 ए स्क्वायर प्लस 12 4 ज़ा 48 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, 192 ए स्क्वायर। या तो ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ 192 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, 196 होता है ना। चलो या तो ये या 4a/3 एक बार देखते हैं, और OA इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4ak, तो k कितना हो गया? 4a/3 का स्क्वायर प्लस 4ak, तो 4a इंटू 4a/3 ये हो गया 16a स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16a स्क्वायर अपॉन 3 जिसका अंडर रूट, तो 16a स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और 48 अपॉन 3, तो इसको इधर कर रहा हूँ मैं 64a स्क्वायर अपॉन 3 नहीं सॉरी 9 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 8a/3। एक वैल्यू तो ये आ रही है 8a/3 और एक वो आ रहा है 192 का अंडर रूट। देखना जरा आंसर 11 का 8। √3a, 8√3a, इसका मतलब कौन सा आ रहा होगा? ये वाला आ रहा है क्या? 8√3 अगर स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर तो हो गया 64 और √3 का 3 हो गया 3 4 का 12, 3 6 18 और 190। ये वाला ऊपर वाला आ रहा है, तो 3k और उधर -4k। कोई बात नहीं, दोनों चलेंगे। आप ये वाला भी लिख सकते हैं और ये वाला भी करके लिख सकते हैं, समझ गए? उनको साइड लिखनी है। हाँ आना भी था वैसे भी वो अपॉन में तो दूसरा वाला हाँ एक ही वैल्यू कुछ वैल्यू कोई ना कोई मतलब होगा, हो सकता है जैसे 4a/3 है तो 4a/3 हो सकता है कि k की वैल्यू इस वाली लेंथ में जितना होना चाहिए उससे ही ज़्यादा आ रही हो, पता नहीं। कोई बात नहीं, दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ये कंप्लीट होता है आपका। और अब जो है तुम दोनों को डेरिवेटिव्स तुम्हें करना है, तुम्हें भी डेरिवेटिव करना है। ठीक है, और किसी को डेरिवेटिव करना हो तो बता देना, मैं इनके जो डाउट्स हैं लूँगा। इनका कल एग्जाम है, रुकना चाहो रुक जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और फिजिक्स की क्लास जो है वो शाम को 5:30 से 6:30 है, मतलब और 1-1.5 घंटे बाद। तुम तो यहीं सो जाओ। हाँ ये तो यहीं सो जाएंगे थोड़ी देर, एक तो सो के लेट जाओ। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले तो गए।